बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कल जो लास्ट टॉपिक जहाँ पे हमने छोड़ा था, ख़त्म किया था, दैट वाज ऑस्टेंसिबल ऑनर। उसका एक रिकैप ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर। ऑस्टेंसिबल ऑनर जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि एक ऐसा शख्स या ऐसा ऑनर होता है हु इज नॉट द रियल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी बट हु इज प्राइमा फेसाई ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। और ऑस्टेंसिबल ऑनर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, किसी प्रॉपर्टी को सेल करता है, then that contract या that sale is a valid sale अगर उसने वो सेल किसी बोनाफाइड परचेजर के साथ किया। आज जिस टॉपिक पे हम जाएंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज सेल अंडर सेक्शन 54। इसमें सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज definition of sale. So sale has been defined under section 54 of Transfer of Property Act. Section 54 जो Transfer of Property Act है, उसके अंदर सेल को डिफाइन किया गया है। तो डेफिनेशन पहले मैं पढ़ता हूँ, पूरा सेक्शन पढ़ता हूँ, सेक्शन 54, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। सेक्शन 54 जी सेल डिफाइंड। Sale is a transfer of ownership in exchange for a price paid or promised or part paid and part promised. What is sale? कहते हैं सेक्शन 54 कहता है कि सेल ट्रांसफर है ऑनरशिप की, यानी सेल के अंदर जो चीज एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ, यानी जो शख्स चीज को बेच रहा होता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड सेलर, और जिसको बेच रहा है दैट पर्सन इज कॉल्ड बायर। सेलर and buyer, these are the two parties which are related or which are relevant to the agreement or contract of sale. अब जो शख्स चीज बेच रहा है, the person who is called seller, उसके लिए जरूरी ये है कि वो अपनी जो चीज प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उसकी ओनरशिप, उसकी मलकियत बायर के नाम पे ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट जो बात लिखी हुई है, इन एक्सचेंज फॉर ए प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड, ये किसके बदले में होगा? ये सारी ट्रांजैक्शन होगी किसी भी अमाउंट मनी या प्राइस के बदले में, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांसफर की जाएगी। चाहे तो वो पूरी अमाउंट पे कर दी गई, यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूं, मैं कहता हूं जी मैंने प्रॉपर्टी बेचनी है 10 लाख की, अब दूसरे शख्स ने मुझे वो 10 लाख रुपए अदा कर दिए तो प्राइस पेड। अगर उसने कहा कि मैं 10 लाख रुपए आपको एक हफ्ते बाद जब आप ये ट्रांसफर ऑनरशिप, ये रजिस्ट्री मेरे नाम पे कराएंगे तब करूंगा, देन दैट इज प्रॉमिस टू बी पेड। अब वो जब पे करेगा तो सेल का कॉन्ट्रैक्ट तब पूरा हो जाएगा। और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रॉमिस्ड, पार्ट पेड या पार्ट प्रॉमिस से मुराद ये है कि जहां पे उसने कोई आधी रकम अदा कर दी और आधी रकम उसने कहा कि मैं फ्यूचर डेट पे आपको पे कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हमने भी रखी 10 लाख रुपए के हवाले से। अब इसी सिचुएशन के अंदर अगर उसने 5 लाख अदा कर दिए और बाकी 5 लाख की हद तक उसने कहा कि मैं आपको 5 लाख रुपए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री या एट फलान डेट, उस डेट के ऊपर आपको देने का पाबंद हूं, देन दैट इज पार्ट पेड एंड पार्ट promise. This is what is the definition of sale. अब इसी सेक्शन 54 में आगे अगर हम चले तो लिखा हुआ है सेल हाउ मेड, कि अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता किस तरीके से है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। Such transfer in the case of tangible immovable property of a value of 100 rupees and upwards, or in the case of reversion or other intangible thing, can be made only by a registered instrument. कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज, जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बताया था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा सकता, जिसके अंदर लैंड या कोई भी चीज जो जमीन के साथ परमानेंटली अटैच्ड है वो शामिल होती है। अब अगर तो, और दूसरी दो काइंड्स हमने पढ़ी थी, दोज वर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज। टेंजिबल प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों से कल भी डिस्कस की थी ये बात, वो प्रॉपर्टी है कि जिसको आप टच कर सकते हैं। दिस बुक इज अ टेंजिबल प्रॉपर्टी, दिस डेस्क इज अ टेंजिबल प्रॉपर्टी। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है कि जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप सिर्फ जो एग्जिस्ट करती है लेकिन जिसके साथ आप सेंस ऑफ टच इस्तेमाल नहीं कर सकते, दोज प्रॉपर्टीज आर इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज।
अब सेल अगर तो टेंजेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से है या किसी भी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के हवाले से, अगर टेंजेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है तो फिर उस सेल को रजिस्टर करवाना अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट मैंडेटरी है। और अगर इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर वैल्यू डिस्कस नहीं है, उसको हर सूरत आपके लिए रजिस्टर करवाना जरूरी होगा। नेक्स्ट लिखा है जी, इन केस ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए वैल्यू लेस देन 100 रुपीज सच ट्रांसफर मे बी मेड आइदर बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट और बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन। अब ये सेकंड उसका सिनेरियो है। पहला सिनेरियो क्या था, टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपए से ज्यादा रजिस्टर करवाएंगे तभी सेल वैलिड है। दूसरा सिनेरियो, टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यू 100 रुपीज से कम, 100 रुपए से कम, तो उसको चाहे तो आप रजिस्टर करवा ले, चाहे आप सिर्फ पोजेशन प्रॉपर्टी का दूसरे शख्स को दे दें, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन उसको दे दें, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वैलिड होगा। उसके लिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है उसकी रजिस्ट्रेशन। Delivery of tangible immovable property takes place when the seller places the buyer or such person as he directs in possession of the property। अब tangible immovable property जैसा कि हम बात करके हैं 100 रुपए से कम है तो उसके लिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना जरूरी नहीं है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन मैंडेटरी है। अब डिलीवरी ऑफ पोजेशन मजीद एक्सप्लेन किया गया। डिलीवरी ऑफ पोजेशन से मुराद यह है कि जहां पे किसी भी शख्स को जो बायर है या वो जो बायर अगर डायरेक्ट करता है कि मेरे बिहाफ पे मेरे फलां एजेंट या फलां शख्स को एक प्रॉपर्टी दे दी जाए, तो जब उसको एक्चुअल पोजेशन उस प्रॉपर्टी का मिल जाएगा, एक्चुअल कब्जा उस प्रॉपर्टी का मिल जाएगा, देन दैट सेल एग्रीमेंट इज या कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। सो दिस वाज फर्स्टली हमने डिस्कस की इसके अंदर डेफिनेशन अंडर सेक्शन 54 और डेफिनेशन में हमने कहा कि सेल क्या है। सेल हमने कहा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है कि जिसके बदले में कोई प्राइस पे कर दी जाती है या प्रॉमिस कर ली जाती है, या कोई पार्ट कोई हिस्सा प्राइस का पे कर दिया जाता है और कोई हिस्सा प्रॉमिस कर दिया जाता है। दूसरे नंबर पे जो इसी सेक्शन 54 में हमने चीज पढ़ी दैट वाज सेल हाउ मेड, और इसके अंदर जो दो बातें हमने लिखनी है, वैल्यू मोर देन ₹100 और दूसरी वैल्यू लेस देन ₹100। वो टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से इसको आप डिस्कस कर देंगे। एक तरीका ये है इसको लिखने का, अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट दूसरी बात डिलीवरी ऑफ पोजेशन। दोनों तरीके से आप इस बात की हेडिंग्स बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम चलेंगे एसेंशियल्स ऑफ सेल के ऊपर। इससे पिछले लेक्चर्स में मैं बात बता चुका हूं। एसेंशियल से मुराद क्या है? एसेंशियल से मुराद होती है कि वो चीजें जिनको मिलाने से कोई भी एक चीज कंप्लीट बनती हो। अब एसेंशियल्स ऑफ सेल से मुराद हम वो बातें इसके अंदर तोड़ के पढ़ेंगे कि जिनका होना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए जरूरी है और जिनको मिलाने से एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीटली बन जाएगा। तो इसमें सबसे पहला एसेंशियल है जी नंबर 1 सेलर एंड बायर। सबसे पहले किसी भी सेल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर सेल एक कॉन्ट्रैक्ट है तो इसके लिए जरूरी क्या है कि इसके अंदर दो पार्टीज का होना जरूरी है, और वो दो पार्टीज इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या क्या कहलाएंगी? सेलर एंड बायर। सेलर वो शख्स जो प्रॉपर्टी बेच रहा है और बायर वो शख्स जो उस प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है। इन दो पार्टीज का होना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए मैंडेटरी है। Number 2 essential is
कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जैसा कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जरे बदल, जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टीज बेनिफिट हासिल कर रही होती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट से, दैट बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट इज एक्चुअली कंसिडरेशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स को अपना घर बेच रहा है तो वो 10 लाख रुपए के एवज बेच रहा है, 10 लाख रुपए सेलर की कंसिडरेशन है और घर उससे रिलेटेड राइट्स वो बायर की कंसिडरेशन कंसीडर होती है इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नंबर 3 जी इसके अंदर कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। सेलर और बायर का कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना भी जरूरी है, एंड सेलर और बायर आर सेट टू बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन दे आर मेजर, सेम एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये तीन चीजें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक उनका 18 साल से ऊपर होना जरूरी है, उसकी ट्रांसफर करने के लिए भी सेलर के लिए जरूरी है, दिमागी तवाज़ुन ठीक होना जरूरी है और किसी कानून ने उनको कॉन्ट्रैक्ट करने से मना ना किया हो। दिस इज कंपिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट। एंड सेलर मस्ट बी कंपिटेंट टू ट्रांसफर। सेलर के लिए भी ये रिक्वायरमेंट है कि सेलर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का अहल भी हो, कंपिटेंट भी हो, तभी वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। Next is सब्जेक्ट मैटर जी। तो ये जो सेल हम पढ़ रहे हैं अंडर सेक्शन 54, इस सेल के तहत जो सब्जेक्ट मैटर है, दैट सब्जेक्ट मैटर इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी ही कोई शख्स सेल कर सकता है किसी दूसरे शख्स को। मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर शामिल नहीं की गई। मूवेबल प्रॉपर्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हो सकता है। यहाँ पे सेल अंडर सेक्शन 54 सिर्फ और सिर्फ इट डील्स विद इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके जी, नेक्स्ट इज डिलीवरी ऑफ टाइटल एंड पोजेशन। डिलीवरी ऑफ टाइटल एंड पोजेशन। अब इसके अंदर जो टाइटल है या जो पोजेशन है उसका डिलीवर होना फ्रॉम सेलर टू बायर, इट इज मैंडेटरी। यानी अगर मैं प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूं और उस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप या टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहा या उस प्रॉपर्टी का पोजेशन डिलीवर नहीं कर रहा तो फिर वो सेल वैलिड सेल कंसीडर नहीं की जाएगी। ये मैंडेटरी है कि टाइटल या ऑनरशिप और पोजेशन जो प्रॉपर्टी का है दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द बायर। ओके, नेक्स्ट बात में हम चलेंगे and that is difference between sale and exchange। सेल और एक्सचेंज के अंदर क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? दिस इज द नेक्स्ट थिंग। सेल के अंदर जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि सेल के अंदर प्रॉपर्टी एक की ऑनरशिप सेलर ट्रांसफर करता है बायर की तरफ, जबकि उसके बदले में सेलर जो चीज वसूल करता है दैट इज प्राइस व्हिच इज पेड और प्रॉमिस्ड। जबकि एक्सचेंज के अंदर सेलर ट्रांसफर करता है बायर की तरफ कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसके बदले कोई दूसरी प्रॉपर्टी वो बायर से ले लेता है, दैट इज एक्सचेंज। यानी सेल और एक्सचेंज में जो बेसिक फर्क या डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज अबाउट द मनी।
सेल के अंदर एक तरफ कंसीडरेशन प्रॉपर्टी है और दूसरी तरफ कंसीडरेशन सेलर की पैसा मॉनेटरी बेनिफिट है, जबकि एक्सचेंज के अंदर एक तरफ बेनिफिट या कंसीडरेशन प्रॉपर्टी है और दूसरी तरफ भी बेनिफिट या कंसीडरेशन प्रॉपर्टी ही होगा। सेल और एक्सचेंज का डिफरेंस पेपर में यू जस्ट हैव टू राइट इट पैराग्राफिकली, आप इसको मेंशन कर देंगे इन 3 to 4 लाइंस। अलग से वो जिस तरह लाइंस लगा के डिफरेंस बनाते हैं उस तरह बनाने की जरूरत नहीं है, एक पैराग्राफ के अंदर इसको मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग जो हम मेंशन करेंगे दैट इज डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या फर्क है, ये भी इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे, एक हेडिंग बना के पैराग्राफिकली इन 3 to 4 लाइंस, जैसे ऊपर बात लिखेंगे। ये चीज आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ के आए होंगे, आपने 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ चुके हैं आप। नंबर 1 इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जो उसी वक्त देन एंड देयर फाइनलाइज हो जाते हैं और जिनके अंदर कुछ करने को बाकी नहीं रह जाता। Those contracts are actually executed contracts। मैंने घर बेचा, दूसरी पार्टी ने पैसे दिए, उनके नाम पे ऑनरशिप ट्रांसफर की, कब्जा दिया, the contract becomes executed। और इसको क्या कहेंगे, this is a sale contract। जबकि एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिसके अंदर एक शख्स कोई चीज कोई कॉन्ट्रैक्ट सेल से रिलेटेड परफॉर्म करवाना चाह रहा है, लेकिन वो किसी फ्यूचर डेट के ऊपर जाके पूरा होना है, किसी फ्यूचर डेट पे वो एग्जीक्यूट होगा, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। मैं आज जाता हूं किसी शख्स के पास और उसको कहता हूं कि ये एडवांस पेमेंट है, मैं 1 महीने बाद बाकी रकम अदा करूंगा और आप अपना घर मेरे नाम पे ट्रांसफर कर देंगे। दिस इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू सेल। अभी वो सिर्फ लिखा गया है, उसको किसी फ्यूचर डेट के ऊपर पूरा होना है। ऑल दीज थिंग्स जो हमने पढ़ी थी, दीज आर रिलेटेड टू सेक्शन 54। सेक्शन 54 बेसिकली जो हमने बात की वो ये है कि इट डिफाइंस सेल एंड इट बेसिकली डिफाइंस हाउ सेल इज मेड। यानी एक तो सेक्शन 54 ये बताता है कि सेल है क्या, और साथ ये बताता है कि सेल का एग्रीमेंट किस तरीके से किया जाता है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है, 100 रुपए से कम है, और उसी के हमने एसेंशियल्स इसके अंदर एक्सट्रैक्ट किए। नेक्स्ट हम चलेंगे जी ड्यूटीज। सेक्शन 55 में बेसिकली राइट्स लायबिलिटीज ऑफ सेलर एंड बायर, दोनों के राइट्स और लायबिलिटीज सेक्शन 55 में बताए गए हैं, लिखे गए हैं। सबसे पहले हम करते हैं जी ड्यूटीज ऑफ सेलर, कि जो शख्स कोई भी चीज बेच रहा है, अब उस शख्स की क्या ड्यूटीज हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ सेल, या उसके बाद भी उसकी क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी। नंबर 1, टू डिस्क्लोज मटेरियल डिफेक्ट। पहली बात जो समझने की जरूरत है कि व्हाट इज मेंट बाय मटेरियल डिफेक्ट। मटेरियल डिफेक्ट से क्या मुराद है? मटेरियल डिफेक्ट से मुराद कोई भी ऐसा डिफेक्ट है जो आम प्रूडेंट माइंड, आम जहन रखने वाला, अकल रखने वाला शख्स जिस डिफेक्ट को भांप सकता हो, जान सकता हो। अब अगर किसी प्रॉपर्टी के अंदर कोई मटेरियल डिफेक्ट ऐसी नोयत का पाया जाता है जो आम तौर पे आपको पता हो, जिसके लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत ना हो, और उससे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होने का खतरा हो, तो ऐसे मटेरियल डिफेक्ट का सेलर के लिए जरूरी है कि वो बायर को ये चीज डिस्क्लोज करेगा, बताएगा, कि सेलर बायर को ये चीज बताए एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ सेल। जैसे फॉर एग्जांपल किसी घर के अंदर सीपेज का इशू है, सेम है किसी घर के अंदर, अब सेलर क्या करे कि वो उस घर को ताजा पेंट करवा दे,
या कोई ऐसा मटेरियल पीवीसी वगैरह लगवा दे कि जिससे वो सीपेज छुप जाए। दिस इज अ मटेरियल डिफेक्ट प्रेजेंट इन दी प्रॉपर्टी और सेलर की नॉलेज में है, तो सेलर की लायबिलिटी है कि सेलर विल डिस्क्लोज दिस डिफेक्ट टू दी बायर। ये सेलर के लिए जरूरी है इस खामी का बताना एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2 जी, to provide all documents of title. Firstly, what is title to the property? Title to the property से मुराद ownership related जो भी rights हैं, documents हैं, those are title to the property. अब seller के लिए जरूरी है कि seller buyer को at the time of making of sale, जब sale पूरी हो गई तो seller की responsibility या duty है कि वो तमाम तर टाइटल के डॉक्यूमेंट्स, ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट जिसमें रजिस्ट्री वगैरह, फर्द वगैरह जो भी रिलेटेड है उससे जो डॉक्यूमेंट भी है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बायर को प्रोवाइड करेगा, बायर को देगा। दिस इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सेलर या उसकी ड्यूटी है। नंबर 3, to answer questions to the best of his information. सेलर की ड्यूटी है कि बायर की जो भी क्यूरीज हैं, जो भी उसके सवालात हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, जो वो पूछता है सेलर से, सेलर की ड्यूटी है कि बायर को वो तमाम तर क्यूरीज, तमाम तर सवालात के जवाबात दे, और ना सिर्फ जवाबात दे, अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सच बोलते हुए उन सवालात के जवाबात देना सेलर की ड्यूटी में आता है। नंबर 4, टू एग्जीक्यूट सेल डीड। नेक्स्ट ड्यूटी सेलर की क्या है? देखें, एक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब उस सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज के दरमियान लिख दिया गया, उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है, और वो पूरा कैसे होगा? उस सेल डीड या सेल कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करवाने से वो पूरा होगा। वो एग्जीक्यूट कैसे होगी? जब ऑनरशिप ट्रांसफर होगी फ्रॉम सेलर टू दी बायर। अब वो सेलर से बायर की तरफ एग्जीक्यूट करवा के देना या ऑनरशिप को ट्रांसफर करवा के देना किसकी जिम्मेदारी है? सेलर की जिम्मेदारी है कि वो उस सेल डीड को एग्जीक्यूट भी करवा के देगा। नेक्स्ट, 5th इज टू टेक केयर ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए, अगर सेलर और बायर के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत सेलर ने प्रॉपर्टी सेल कर दी बायर को, लेकिन कुछ अरसे के लिए पोजेशन सेलर के पास रह गया, कुछ पेमेंट बाकी थी या जो भी सिचुएशन थी। अब इस सिचुएशन के अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद सेलर की ये जिम्मेदारी है कि वो उस प्रॉपर्टी को एहतियात से इस्तेमाल करेगा। जैसे अपनी बाकी प्रॉपर्टीज उसने रखी हुई है, उससे थोड़ी सी ज्यादा एहतियात इस सिचुएशन में जरूरत होती है सेलर को, क्योंकि अल्टीमेटली ये प्रॉपर्टी अब उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है और किसी फ्यूचर डेट के ऊपर इस सेल डीड ने एग्जीक्यूट होना है और इस प्रॉपर्टी ने ट्रांसफर हो जाना है फ्रॉम सेलर टू दी बायर। वो मुंतकिल हो जानी है ऑनरशिप बायर की तरफ या प्रॉपर्टी का पोजेशन। तो जब तक प्रॉपर्टी का पोजेशन सेलर के पास है आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तब तक सेलर के लिए चीज जरूरी है कि वो उस प्रॉपर्टी को एहतियात से इस्तेमाल करे। नेक्स्ट ड्यूटी इज डिलीवरी ऑफ पोजेशन। सेलर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखिए, सिर्फ ऑनरशिप का किसी ने क्या करना है अगर पोजेशन ट्रांसफर ना किया जाए। असल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो राइट है, राइट ऑफ ऑनरशिप के अलावा, दैट इज राइट ऑफ
पोजेशन या राइट ऑफ यूज और एंजॉयमेंट। अगर एक प्रॉपर्टी मैं परचेज कर लेता हूँ और उस प्रॉपर्टी का कब्जा ही मुझे नहीं दिया गया और वो सेलर ने अपने पास रखा हुआ है, तो उस प्रॉपर्टी की सिर्फ टाइटल डीड का मैंने क्या करना, या वो मेरे किस काम की। तो सेलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेलर की ये ड्यूटी है कि आफ्टर मेकिंग या आफ्टर एग्जीक्यूटिंग सेल डीड वो अब बायर को उस जगह का कब्जा दे या उस जगह का काबिज बनाए। ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो किसी थर्ड पार्टी के पोजेशन में भी है वो प्रॉपर्टी, तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसका पोजेशन थर्ड पार्टी से लेके बायर को डिलीवर करे। नंबर 7, free from all charges, debts, etc. जिस टाइम पे भी सेलर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करेगा या उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को एग्जीक्यूट करेगा, ऑनरशिप ट्रांसफर होने से पहले जितनी भी उस प्रॉपर्टी के ऊपर डेट्स थे, चार्जेस थी, इनकम्बरेंसेस थी, बार्स थी, इन सारी टर्म्स से मुराद क्या है? इन सारी टर्म्स से मुराद ये है कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी कोई टैक्स बनता था, रेवेन्यू बनता था, कहीं पे मॉर्गेज थी, मॉर्गेज मनी वापस करनी थी, एटसेट्रा, वो सारे के सारे चार्जेस, पब्लिक चार्जेस, डेट्स, वो सारे सेल डीड एग्जीक्यूट होने तक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो पहले पे करेगा, उसके बाद उस प्रॉपर्टी का ऑनरशिप और पोजेशन देगा, या अगर उसने ऑनरशिप और पोजेशन दे दिया तो सारे डेट्स और चार्जेस पे करने का पाबंद सेलर खुद रहेगा। और वो उनको सिर्फ पाबंद रहेगा नहीं बल्कि उनको पे करने का पाबंद है, उनको पे ऑफ करेगा। नेक्स्ट 7th के बाद 8th इस तरह लिख रहा हूं जी। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब अगर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग सेल कॉन्ट्रैक्ट हो गया सेलर बायर के दरमियान, उसके बाद उस प्रॉपर्टी पे कोई मजीद इंटरेस्ट डेवलप हुआ, कोई मजीद फायदा डेवलप हुआ, तो अब उस फायदे के ऊपर राइट रहेगा बायर का, और सेलर की ड्यूटी है कि जब भी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा वो विद ऑल इंटरेस्ट जो भी उसके अंदर फायदा अक्रू हुआ है उसके साथ करेगा, अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्री। दोनों ने इसके अलावा की बात लिखी। एग्जांपल रख लेते हैं, एक शख्स ने अपना आम का बाग बेचा किसी दूसरे शख्स को। जिस टाइम पे वो बाग उसने बेचा उस टाइम पे वहां पे सिर्फ दरख्त लगे हुए थे और फल नहीं लगा हुआ था। दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, 3 महीने बाद पोजेशन देना था। अब ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड उस बाग या उन दरख्तों के साथ फल भी लग गया। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई और बात नहीं लिखी तो उस फल के ऊपर हक है बायर का। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब वो विद इंटरेस्ट उसको ट्रांसफर करेगा टुवर्ड्स बायर। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी शिक लिखी गई जिसमें मेंशन किया गया कि नहीं ये जो इस पे अगर फल लगेगा तो सेलर का राइट होगा, जब तक पोजेशन नहीं जाता तो फिर वो सेलर का राइट रहेगा। नेक्स्ट चलेंगे जी आगे। नंबर 9 है जी डिलीवर ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। टाइटल से रिलेटेड, ऑनरशिप से रिलेटेड उस प्रॉपर्टी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स सेलर पाबंद है कि वो बायर को डिलीवर करेगा, ट्रांसफर करेगा। सो दीज आर ऑल द ड्यूटीज या लायबिलिटीज ऑफ सेलर। इसके अंदर ये 9 ड्यूटीज हैं जो हमने मेंशन की हैं। कोई मटेरियल डिफेक्ट है मेंशन करना जरूरी है, टाइटल डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी है, सवालात के जवाब देना जरूरी है, इंटरेस्ट के साथ प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना जरूरी है, फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस देना जरूरी है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर जब तक नहीं होती एहतियात से इस्तेमाल करना, पोजेशन लेना, एटसेट्रा। ये सारी बातें हमने की रिगार्डिंग ड्यूटीज या लायबिलिटीज ऑफ सेलर।
नेक्स्ट लिखेंगे जी हम इस पे राइट्स ऑफ सेलर। राइट्स ऑफ सेलर। तो सेक्शन 55 में दो ही राइट्स बताए हैं। पहला राइट बताया है राइट टू रेंट्स एंड प्रॉफिट्स। जब तक प्रॉपर्टी की ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो जाती, यानी जब तक प्रॉपर्टी की ऑनरशिप सेलर के नाम पे है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल लिखा गया है, तब तक उस प्रॉपर्टी से जो भी रेंट या प्रॉफिट आ रहा है वो सारा सेलर हासिल करने का हक रखता है। यानी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप ट्रांसफर होने के बाद तो वो किसका राइट बन जाएगा? बायर का राइट बन जाएगा। लेकिन जब तक ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो रेंट और प्रॉफिट कौन ले सकता है? उस प्रॉपर्टी का सेलर ले सकता है, बेशक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल लिख दिया गया। नंबर 2 इज राइट फॉर अनपेड प्राइस। दूसरा राइट क्या है जी सेलर का? सेलर का राइट है कि वो अपनी अनपेड प्राइस बायर से ले सकता है, और जब तक वो अनपेड प्राइस उसको मिल नहीं जाती उसका चार्ज बना रहता है प्रॉपर्टी के ऊपर। सारी बात को समझते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने किसी शख्स के साथ और मैंने उसको प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर करा दी और लिख दिया कि 5 लाख रुपया फलां तारीख तक देगा। उस शख्स ने मुझे मेरी रिमेनिंग अमाउंट अनपेड प्राइस पे नहीं की, तो वो लेने का मैं हकदार रहूंगा, मेरा राइट एग्जिस्ट करता रहेगा। और इस राइट की वजह से मेरा प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज भी क्रिएट हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट होने से क्या मुराद है कि मैं उस प्रॉपर्टी को टिल माय कंसिडरेशन अमाउंट या रिमेनिंग कंसिडरेशन अमाउंट या अनपेड प्राइस इज पेड, मैं उस प्रॉपर्टी को पाबंद करवा सकता हूं जब तक कि वो मेरी अमाउंट पे नहीं कर दी जाती या मुझे पे नहीं कर देता। सो दीज आर राइट्स ऑफ सेलर। ये दो ही राइट्स हैं जो सेक्शन 54 सब क्लॉज सेक्शन 55 सॉरी सब क्लॉज 4 में डिस्कस किए गए। नेक्स्ट वी विल गो टू ड्यूटीज ऑफ बायर। क्या बायर की क्या क्या ड्यूटीज है सब क्लॉज 5 में बताई गई हैं सेक्शन 55 में। पहली ड्यूटी बायर की जी to disclose any fact. This is the responsibility of buyer. उसकी ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि जिस वजह से वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है कोई ऐसा फैक्ट जो उसके नॉलेज में है और सेलर के नॉलेज में नहीं है कि जिसकी वजह से उस प्रॉपर्टी की मालियत बढ़ सकती है। ऐसा कोई भी फैक्ट अगर बायर की नॉलेज में है तो जरूरी है एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बायर वो फैक्ट सेलर को बताए। एक एग्जांपल, बायर को बताया कि ये जो जमीन मैं खरीद रहा हूँ, इस जमीन के नीचे कोई तेल का कुआं निकलने की या एक्सट्रैक्शन के चांसेस हैं। तो दिस इज द फैक्ट इन द नॉलेज ऑफ बायर। बायर के लिए जरूरी है कि सेलर को एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बात डिस्क्लोज करे। या जैसे आपकी मोटरवेज या रोड्स बनती हैं, अब जब मोटरवे गुजरनी है किसी जगह से तो अगर कोई पहाड़ी इलाका है बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट वहां पे मिलनी है, अब नॉमिनल अमाउंट की जमीन है, जब वो रोड गुजरनी है तो उधर बेहतर अमाउंट मिलने का चांस है या मुल्हिका जमीनों की रेट्स बेहतर होने की चांसेस होते हैं वहां पे। अब ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर अगर बायर को ये पता है कि यहाँ से कोई रोड प्लान गुजरने वाला है जिससे मार्केट वैल्यूज बढ़ जाएंगी और इस वजह से वो उस प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है, तो ये वो फैक्ट है जो उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू या उसके रेट को बढ़ा रही है। तो ये फैक्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बायर के लिए जरूरी है कि वो सेलर को बताए या डिस्क्लोज करे।
दूसरी ड्यूटी है जी टू पे फुल परचेज मनी। बायर की सेकंड ड्यूटी या लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कंसिडरेशन अमाउंट डिसाइड हुई बिटवीन सेलर एंड बायर, बायर की ये ड्यूटी है कि सेलर को वो कंप्लीट परचेज मनी पे करे। 10 लाख रुपया डिसाइड हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया, 8 लाख दिया 2 लाख नहीं दिया, तो हम पहले बात कर चुके हैं सेलर का राइट रहेगा एंड फॉर एवरी राइट देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी। तो कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी किसकी है? वो पे करने की बायर की ड्यूटी है कि जो भी कंसिडरेशन अमाउंट, जो भी परचेज मनी सेलर और बायर के दरमियान डिसाइडेड है, बायर वो फुल परचेज मनी देने का पाबंद रहेगा। नंबर 3, टू पे पब्लिक चार्जेस। ये भी ड्यूटी है बायर की कि जब ऑनरशिप मलकियत बायर के नाम पे ट्रांसफर हो गई, तो जिस दिन उसके नाम पे ट्रांसफर होगी उसके बाद जितने भी पब्लिक चार्जेस, ड्यूज, रेंट्स, डेट्स, इनकम्बरेंसेस जो भी है वो सारे के सारे किसने पे ऑफ करने हैं? बायर ने पे ऑफ करने हैं। रेवेन्यू आ रहा है, प्रॉपर्टी का टैक्स आ रहा है, यूटिलिटी बिल्स आ रहे हैं, ये सब कौन पे करेगा? ऑनरशिप ट्रांसफर होने के बाद बायर पे ऑफ करेगा। नेक्स्ट इज नंबर 4, to bear any loss। ऑनरशिप ट्रांसफर होने के बाद अगर उस प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो जो लॉस है वो किसकी जिम्मेदारी है बर्दाश्त करना? बायर की जिम्मेदारी है। यानी अगर एक प्रॉपर्टी किसी शख्स ने बेची और उस प्रॉपर्टी का पोजेशन बायर ने ले लिया, ऑनरशिप उसको ट्रांसफर होगी, नुकसान हुआ, बायर की जिम्मेदारी। मुश्किल थोड़ी सी सिचुएशन रखते हैं, एक शख्स ने एक प्रॉपर्टी बेची, उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर बायर की तरफ होगी और पोजेशन सेलर के पास ही है। अब अगर उस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है तो इस सूरत के अंदर जो चीज असेस करनी है वो ये है कि क्या वो नुकसान नेचुरल कॉज की वजह से हुआ? अगर वो नुकसान नेचुरल कॉज की वजह से हुआ, जलजला आ गया, तूफान आ गया, सैलाब आ गया, तो फिर अब इस सिचुएशन में एक्ट ऑफ गॉड है, इसके लिए लायबिलिटी ड्यूटी बायर की है वो नुकसान बर्दाश्त करना। लेकिन अगर वो नुकसान हुआ इग्नोरेंस ऑफ सेलर की वजह से, सेलर की गलती या कोई चीज नजरअंदाज करने की वजह से, तो फिर वो नुकसान बायर बर्दाश्त नहीं करेगा, वो नुकसान फिर सेलर बर्दाश्त करेगा। नेक्स्ट इज नंबर 5, इस तरफ लिख रहा हूं, टू टेक केयर ऑफ प्रॉपर्टी। ये भी ड्यूटी है बायर की कि उस प्रॉपर्टी को एहतियात से इस्तेमाल करे। कब? अगर तो सेलर ने बायर को प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दिया और अभी तक बायर ने कंप्लीट कंसिडरेशन अमाउंट या परचेज मनी सेलर को पे ऑफ नहीं की, तो इस सूरत के अंदर बायर, क्योंकि अभी ये दिस इज द चांस, देयर इज अ चांस कि प्रॉपर्टी वापस रीट्रांसफर हो सकती है सेलर की तरफ, क्योंकि बायर कंप्लीट परचेज मनी देने में नाकाम है, इस वजह से इसकी मलकियत वापस जाने का खतरा है प्रॉपर्टी का। तो ये कहा जाता है कि जब तक कंप्लीट परचेज मनी बायर पे नहीं कर देता, उसके लिए जरूरी है कि उस प्रॉपर्टी को एहतियात से इस्तेमाल करें। नेक्स्ट वी विल गो टू राइट्स ऑफ बायर के ऊपर। राइट्स ऑफ बायर भी हम डिस्कस करेंगे अंडर सेक्शन 55 सब क्लॉज 6। राइट्स ऑफ बायर, नंबर 1 जी, टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द प्रॉपर्टी। ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, अब उस प्रॉपर्टी से जो भी फायदा बेनिफिट आ रहा है तो सारे का सारा किसका हक है? मलकियत ट्रांसफर होने के बाद सारे का सारा बायर का हक है।
नंबर 2, राइट टू रेंट एंड प्रॉफिट। ऑनरशिप ट्रांसफर होने के बाद उस प्रॉपर्टी से जो भी रेंट या प्रॉफिट हासिल हो रहा है, वो सारा रेंट और प्रॉफिट किसका राइट है? बायर का राइट है कि वो रेंट और प्रॉफिट वसूल कर सकता है जब मलकियत उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाए उसके बाद। नेक्स्ट इज फुल एंड फ्री एंजॉयमेंट। जब एक दफा कोई सेलर कोई चीज बेच देगा किसी बायर को, तो उस बायर का राइट एक्रू हो जाएगा कि उस प्रॉपर्टी को वो कंप्लीटली फुली एंजॉय कर सकता है, अपने पोजेशन में रख सकता है। अपने पोजेशन में नहीं रखना चाहता, आगे किसी को पोजेशन देना चाहता है तो किसी और को पोजेशन दे सकता है। इन एनी मैनर एज ही लाइक्स या डिजायर्स, बायर उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है। उसके बाद राइट ऑफ एंजॉयमेंट या राइट ऑफ यूज आ जाएगा उस प्रॉपर्टी के हवाले से। नंबर 4 इज इंटरेस्ट। अब अगर ये हमने ड्यूटीज में पढ़ा था सेलर की, ये सेलर की ड्यूटी है जी, कोई इंटरेस्ट अगर उस प्रॉपर्टी में आ गया, तो जिसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी आम के बाग वाली, तो वो इंटरेस्ट किसको ट्रांसफर करके देगा? बायर को ट्रांसफर करके देगा। एक जुमला भी मैंने आगे बोला है, फॉर एवरी राइट देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी। अब वहां पे ड्यूटी थी, यहाँ पे बायर का राइट है कि कोई इंटरेस्ट अगर प्रॉपर्टी में क्रिएट हो गया ऑनरशिप ट्रांसफर होने तक या पोजेशन ट्रांसफर होने तक कॉन्ट्रैक्ट के बाद, तो वो इंटरेस्ट किसका राइट है? वो इंटरेस्ट राइट है बायर का। ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, पोजेशन अभी ट्रांसफर नहीं हुआ, उसके दौरान इंटरेस्ट आ गया, डेवलप हो गया कोई मजीद, तो अब बायर का राइट है कि वो सेलर से वो इंटरेस्ट के साथ उस प्रॉपर्टी को ले सकता है। नेक्स्ट नंबर 5 इज कॉस्ट। कॉस्ट से मुराद क्या है जी? कॉस्ट से मुराद होती है कि अखराजात जो किसी भी आप थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड में आप सेक्शन पढ़ेंगे सेक्शन 35 एंड सेक्शन 35A, जिसके अंदर कॉस्ट डिस्कस हुई है। स्पेसिफिक कॉस्ट होती है और जनरल कॉस्ट होती है। अब कॉस्ट से मुराद क्या है? कॉस्ट से मुराद ये है जी कि जो अखराजात किसी भी केस को सम अप करने के ऊपर, किसी केस को फाइल करके कंक्लूड करने के ऊपर जो किसी पार्टी के होते हैं, दोज एक्सपेंसेस आर बेसिकली कॉल्ड कॉस्ट। कॉस्ट ओके। अब अगर सिचुएशन ऐसी है कि बायर ने सेलर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत सेलर ने उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी थी और सेलर ने उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की, तो बायर के पास राइट है कि वो अदालत के जरिए से वो सूट फाइल करके प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफर करा सकता है। सूट का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी ये आपने टॉपिक शायद पढ़ भी लिया हो, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दावा तामीले मुख्तस। क्या दावा होता है कि मैंने किसी शख्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, वो शख्स उस कॉन्ट्रैक्ट को उस तरीके से पूरा नहीं कर सकता। आई कैन गो टू दी कोर्ट, मैं अदालत में जाके सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल कर सकता हूँ। मैं अपना पार्ट पूरा करने को तैयार हूँ, मैंने 10 लाख देना था, मैं देने को तैयार हूँ, उसको कहीं प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर करें। दिस इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर बायर को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पूरा करने के लिए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करना पड़ता है, तो उस सूट के ऊपर जितने अखराजात आएंगे, बायर का राइट है कि वो अदालत के जरिए से, अगर ये डिस्क्रिप्शन होती है ऐसे कोर्ट की, अगर कोर्ट अलाउ करे तो वो विद कॉस्ट वो पैसा ले सकता है फ्रॉम सेलर। लेकिन ये डिस्क्रिप्शन हमेशा कोर्ट की रहेगी। विदाउट एक्सरसाइजिंग दिस डिस्क्रिप्शन, अगर कोर्ट इस्तेमाल नहीं करती,
तो बायर ये पैसा फिर नहीं ले सकता अपने तौर पे सेलर से, थ्रू कोर्ट ही लेने का हकदार रहेगा। ओके जी, दिस वाज द आवर टॉपिक। इसके बाद हम इसको यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। एक जल्दी से रिकैप करते हैं टॉपिक का। पहले आज हमने जो टॉपिक किया, दिस टॉपिक इज एक्चुअली सेल। सेल हमने कहा कि अंडर सेक्शन 54 सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कि जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक सेलर किसी बायर को ऑनर ट्रांसफर करके देता है और उसके बदले वो या तो उससे कोई पैसा प्राइस मनी ले लेता है या प्रॉमिस हो जाता है किसी फ्यूचर डेट पे पे होना, या उसका कोई पार्ट उसको पे कर दिया जाता है और कोई पार्ट डिसाइड हो जाता है किसी फ्यूचर डेट पे पूरा होगा। चार हमने कहा सेक्शन 54 के अंदर ये सेल होती कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे पूरा किया जाता है, जिसमें हमने कहा कि अगर कोई टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यू अगर 100 रुपए से ज्यादा है तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से होगी, अगर इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है तो भी वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से। लेकिन अगर कोई टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 100 रुपए से कम है तो उसके लिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के जरिए से भी हो सकती है, लेकिन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का होना जरूरी नहीं है, सिर्फ डिलीवरी ऑफ पोजेशन से उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जा सकता है। फिर दो डिफरेंसेस एसेंशियल्स एक्सट्रैक्ट किए हमने, वो मैं रिवाइज नहीं कर रहा। उसके बाद हमने दो डिफरेंसेस किए जिसके अंदर सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल और सेल और एक्सचेंज देखा। सेल और एक्सचेंज में हमने कहा कि सेल के अंदर जो कंसिडरेशन है वो एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ प्रॉपर्टी है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल के अंदर दोनों तरफ कंसिडरेशन हमेशा प्रॉपर्टी होगी, उसके अंदर कंसिडरेशन इन शेप ऑफ मनी, पैसे की सूरत में कंसिडरेशन नहीं होती। दूसरा डिफरेंस हमने देखा सेल और एग्रीमेंट टू सेल के हवाले से, जिसमें हमने कहा कि सेल इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जो पूरा हो जाता है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल किसी फ्यूचर डेट के ऊपर जाके पूरा होना होता है। उसके बाद we have gone through the rights and duties of seller and buyer। उनके राइट्स और ड्यूटीज गो थ्रू हमने किए, जिसके अंदर हमने पहले, और ये सारे के सारे मेंशन हैं इन सेक्शन 55 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें हमने सबसे पहले ड्यूटीज ऑफ सेलर की सेक्शन 55 सब क्लॉज 1 के अंदर वो मेंशन है। उसके बाद हमने राइट्स किए, फिर ड्यूटीज ऑफ बायर और उसके राइट्स किए। ये हमारा आज का टॉपिक था जी रिगार्डिंग सेल। अब इसके ऊपर जो कंप्लीट क्वेश्चन बनता है या जो कंप्लीट क्वेश्चन आ सकता है, दैट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल अंडर सेक्शन 54। या तो ये एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाएगा, अगर तो इतना क्वेश्चन आता है तो इसमें आप उसको डिफाइन करेंगे सेल को। उसके बाद जो हमने बातें लिखी सेल हाउ मेड, एसेंशियल्स, और उसके बाद जो भी हमने डिफरेंसेस वगैरह डिस्कस किए वो। लेकिन ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेल और उसके साथ किसी एक के सेलर या बायर के राइट्स और ड्यूटीज पूछ लिए जाते हैं, तो फिर आप वो राइट्स और ड्यूटीज इसके साथ एक्सप्लेन करेंगे। ये टॉपिक हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे जी। एक लास्ट चीज जो हर लेक्चर में मैं कहता भी हूँ कि देयर इज अ वेबसाइट अवेलेबल ऑफ सिटी लॉ कॉलेज, उस वेबसाइट पे जाएं, अपने ईयर को क्लिक करें, प्रोग्राम को क्लिक करें, अपने सब्जेक्ट को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सब्जेक्ट को क्लिक करें और उसके बाद आप ये लेक्चर सुन सकते हैं। एक और चीज, अगर इस लेक्चर के हवाले से, क्योंकि देयर इज अ सिचुएशन गोइंग ऑन कोविड-19 की वजह से, अगर इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर के हवाले से आपको कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन है, तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं सब्जेक्ट वाइज, आप उसके अंदर भेज सकते हैं अपनी क्यूरी। वो क्यूरी मुझे पहुंचा दी जाएगी और उसके ऊपर मैं आपको अलग से लेक्चर सारी क्यूरीज के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।